नमस्कार। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का मुख्य जो उद्देश्य है वह है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता माना जाता है और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में एक बार कहा था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यतः ये संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, लेकिन आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। तो हमने ये देखा कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उस समय संविधान का जो संघीय ढांचा है वो एक तरह से एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है और जहां केंद्र और राज्य में हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है वहां केंद्र सरकारें हैं वो सर्वशक्तिमान हो जाती हैं और केंद्र सरकार के आदेश ही हैं वो राज्य सरकारों पर लागू होते हैं। हमारे संविधान में मुख्य रूप से राष्ट्रपति के नाम से 3 आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 की। अनुच्छेद 352 है यह युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है, किंतु संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया है। तो हमने देखा अनुच्छेद 352 का जो प्रयोग है वो युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद जो 356 है उसका प्रयोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण किया जाता है और इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जा सकता है, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल। किंतु संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अर्थात अनुच्छेद 356 है उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लिया गया है वह है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाने वाला राष्ट्रपति शासन। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 360 की। अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख अगर खतरे में पड़ रही हो तब इसका प्रयोग किया जाता है वित्तीय आपातकाल का, और आज तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया। ये हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग अब तक भारत में एक बार भी नहीं किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख प्रमुख रूप से 3 अनुच्छेदों में किया गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 है उसका प्रयोग युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है। अनुच्छेद 356 है उसका प्रयोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होता है और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वहीं अनुच्छेद 360 का जो प्रयोग है वह वित्तीय आपात के कारण लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम इसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही
जो परिणाम जो निकल के आते हैं उसको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके पश्चात लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और हमारे जो मूल अधिकार हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र और राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय जो आपातकालीन जब शक्तियाँ लागू की जाती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये देखते हैं जब आपातकाल की उद्घोषणा होती है तब केंद्र और राज्य के सामान्य संबंधों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। अगर हम बात करें कार्यपालिका शक्ति की, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियों का है वह विस्तार हो जाता है। राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के तरीके के संबंध में निर्देश तक देना होता है। सामान्यतः यह केंद्र राज्यों को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यवाही निर्देश दे सकता है, किंतु राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र को ये शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह अति महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यों को समय समय पर निर्देश देता रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपातकाल की स्थिति में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं विधायी शक्ति की। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद की राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्ति को निलंबित नहीं किया जाता, यह संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है और संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर कानून बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी होते हैं। तो हमने देखा कि आपातकाल की स्थिति में विधायी शक्तियों के संबंध में जो केंद्र है उसकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं और राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र के पास चला जाता है। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू होती है तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है। तो हमने ये देखा कि जब आपातकाल लगाया जाता है तो केंद्र जो सरकार है उसकी शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय तीनों क्षेत्रों में बढ़ जाती हैं और उन पर नियंत्रण राज्यों पर अत्यधिक केंद्र सरकार का हो जाता है। अब हम बात करते हैं जब आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन जिसमें शामिल कर सकते हैं हम, जैसे अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित है। ये 2 प्रावधानों का हम वर्णन कर रहे हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19, इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं और इनके निलंबन के लिए किसी अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारिणी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है चुनौती नहीं दी जा सकती। 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिए। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरा, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जा सकती तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हमने देखा कि जब आपातकाल की स्थिति होती है तो अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त होते हैं
उनका निलंबन हो जाता है, लेकिन सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में होता है। बाह्य आक्रमण की स्थिति में होता है अनुच्छेद 358 के तहत, जो कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अन्य जो मूल अधिकार हैं उनके निलंबन के संबंध में अनुच्छेद 359 है, जो कि राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबन करने के लिए अधिकृत करता है। अतः अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु इनको लागू होना निलंबन होता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 359 है, ये मूल अधिकारों को लागू होने से रोकता है, न कि मूल अधिकारों के निलंबन से रोकता है। तो हमने ये देखा कि जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, चाहे वो 352 के तहत हो या 356 के तहत हो, केंद्र सरकार है उसकी शक्तियों में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है और राज्य सरकार की शक्तियाँ काफ़ी कम हो जाती हैं।